सुनो, एक सवाल। तुमने कभी किसी पेड़ को लगाया है? वो बड़ा, घना, छायादार पेड़ जिसकी जड़ें धरती में इतनी गहरी उतर गई हों कि तूफान भी उसे हिला ना सके। उस पेड़ को लगाने के लिए तुमने क्या किया? एक छोटा सा बीज चुना, उसके लिए सही मिट्टी ढूंढी, एक अच्छी धूप वाली जगह, फिर उसे बोया, रोज पानी दिया, कभी खाद डाली, कीड़ों से बचाया और फिर इंतजार किया, साल दर साल, धैर्य से, जानते हुए भी कि आज नहीं, कल नहीं, शायद 10 साल बाद भी नहीं, लेकिन एक दिन वह नन्हा पौधा एक विशालकाय वृक्ष बन जाएगा जिसकी छाव में पीढ़ियां वो आराम करेंगी। अब सोचो, क्या तुम अपने पैसे के साथ भी ऐसा ही कुछ कर सकते हो? क्या तुम ऐसा पैसों का पेड़ लगा सकते हो जो साल दर साल मजबूत होता जाए और तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को उसके मीठे फल देता रहे? शेयर बाजार में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वे पेड़ नहीं लगाते, वे फूल तोड़ते हैं। वे उस बगीचे में घुसते हैं जहां दूसरों के लगाए पेड़ हैं, और जो फूल सबसे ज्यादा खिला हुआ दिख रहा है उसे तोड़कर भागने की कोशिश करते हैं। कभी गुलाब, कभी गेंदा, मगर फूल तो कुछ दिनों में मुरझा जाते हैं, है ना? और अगली बार जब वे उस बगीचे में जाते हैं तो पाते हैं कि वह फूल तो गया, अब दूसरा फूल खिला है। फिर उसके पीछे भागते हैं। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। इसे कहते हैं ट्रेडिंग, फूल तोड़ना। फिलिप फिशर की यह किताब कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स फूल तोड़ने के बारे में नहीं है, यह पेड़ लगाने के बारे में है। ये उन अनकॉमन प्रॉफिट्स के बारे में है जो कॉमन स्टॉक्स में छुपे पड़े हैं, बशर्ते तुम्हारी नजर एक बागवान की हो, एक होल्डर की हो, न कि एक फूल चोर की। ये किताब 1958 में लिखी गई थी, लेकिन ये आज भी उतनी ही ताज़ा है, क्योंकि ये शेयर बाजार के गणित के बारे में नहीं, मनुष्य और व्यवसाय के बारे में है। और मनुष्य और उसके व्यवसाय चलाने के तरीके कभी नहीं बदलते। तो आज बुक स्मेल पर हम इसी बागवानी की कला सीखेंगे। हम उन 15 सवालों को जानेंगे जो एक अच्छी कंपनी की पहचान है। हम स्कटरगन अप्रोच के खतरे समझेंगे और हम फिशर के तीनों बैग का रहस्य जानेंगे। कोई जटिल चार्ट नहीं, कोई भारी भरकम टर्म्स नहीं, बस एक कहानी, एक ऐसी कहानी जो शायद तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे शहर में भी घट रही है। चलो शुरू करते हैं। सोचो, 1950 का दशक है। अमेरिका युद्ध के बाद उभर रहा है। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, टीवी, प्लास्टिक, केमिकल्स। शेयर बाजार में हलचल है। हर कोई अमीर बनने का सपना देख रहा है। अखबारों के फाइनेंस पेज पर हर दिन नए हॉट टिप्स छपते हैं। इस स्टॉक में आज ही पैसा लगाओ, कल 2 गुना हो जाएगा। लोग उन टिप्स के पीछे भागते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। कुछ दिन के लिए मुनाफा होता है, फिर नुकसान। एक उन्माद है। इसी उन्माद के बीच कैलिफोर्निया में एक शांत आदमी बैठा है। उसका नाम है फिलिप फिशर। वह एक इन्वेस्टमेंट काउंसलर है, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल अलग है। वह अखबार के टिप्स नहीं पढ़ता, वह चार्ट नहीं देखता। वह क्या करता है? वह सीधे कंपनियों के पास जाता है, उनके मैनेजमेंट से मिलता है, उनके कर्मचारियों से, उनके ग्राहकों से, उनके प्रतिद्वंद्वियों से बात करता है। वह उस कंपनी को एक जीवित प्राणी की तरह समझना चाहता है, उसकी आत्मा को, उसकी क्षमता को। फिशर देखते हैं कि ज्यादातर लोग शेयर बाजार को एक कैसीनो की तरह देखते हैं जहां भाग्य आजमाया जाता है, लेकिन फिशर कहते हैं नहीं, ये एक बाजार है जहां आप व्यवसाय का एक हिस्सा खरीद रहे हैं। जब आप इन्फोसिस या टाटा का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के एक छोटे से मालिक बन जाते हो। अब सवाल यह है, क्या आप एक ऐसी कंपनी के मालिक बनना चाहेंगे जिसका व्यवसाय हर साल मजबूत हो रहा है, जिसके ग्राहक खुश हैं, जिसके कर्मचारी प्रतिभाशाली हैं, या फिर एक ऐसी कंपनी के जो सिर्फ अगले तिमाही के नतीजों के लिए जी रही है, जिसका कोई भविष्य नहीं है? फिशर का जवाब स्पष्ट है और वे अपना पहला बड़ा सिद्धांत देते हैं। अनकॉमन प्रॉफिट्स के लिए आपको अनकॉमन कंपनियों में इन्वेस्ट करना होगा। यहाँ अनकॉमन का मतलब अजीबोगरीब नहीं है, इसका मतलब है श्रेष्ठ, असाधारण गुणवत्ता वाली, ऐसी कंपनी जो अपने फील्ड में सबसे बेहतर होने की कोशिश कर रही हो। लेकिन सवाल है, ऐसी कंपनी की पहचान कैसे करें? आंख बंद करके तो कोई शेयर नहीं खरीद सकता। यहीं आते हैं फिशर का मशहूर 15 पॉइंट्स। ये 15 सवाल हैं जो एक अनकॉमन कंपनी की कसौटी है।
ये सवाल कंपनी के चरित्र और क्षमता की जांच करते हैं। चलो इन सवालों को एक कहानी के जरिए समझते हैं। राजू की कहानी। राजू एक युवा इन्वेस्टर है। उसने पढ़ा है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर अच्छा है। वह एक कंपनी टेक्नोवेशन लिमिटेड के बारे में सुनता है। पुराने इन्वेस्टर उसे कहते हैं, अरे ये तो छोटी कंपनी है, इसके शेयर सस्ते हैं, जल्दी दोगुने हो जाएंगे। राजू के मन में लालच आता है, लेकिन तभी उसे फिशर की किताब याद आती है। वह फिशर के 15 सवालों की एक लिस्ट निकालता है और टेक्नोवेशन को उन पर कसने का फैसला करता है। पहला सवाल, क्या कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस हैं जो अभी और भविष्य में सेल्स को काफी बढ़ा सकते हैं? राजू रिसर्च करता है। उसे पता चलता है कि टेक्नोवेशन एक ही सॉफ्टवेयर बेचती है जो पुराना हो चुका है। नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है, लेकिन उसमें अभी सालों लगेंगे। सेल्स पिछले 3 साल से एक जगह अटकी हुई है। पहला सवाल फेल। दूसरा सवाल, क्या मैनेजमेंट उस प्रोडक्ट की मार्केट पोटेंशियल खत्म हो जाने के बाद भी नए प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए प्रतिबद्ध है? राजू कंपनी के मैनेजमेंट के इंटरव्यू पढ़ता है। वे हमेशा पुराने प्रोडक्ट की बात करते हैं। नए आइडिया के बारे में कोई जुनून नहीं दिखता। दूसरा सवाल फेल। तीसरा सवाल, कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D कितनी प्रभावशाली है? राजू बैलेंस शीट देखता है। R&D पर खर्च बहुत कम है, प्रतिस्पर्धी कंपनियों के मुकाबले बहुत पीछे। तीसरा सवाल फेल। राजू ऐसे ही आगे बढ़ता है। वह पाता है कि टेक्नोवेशन के सेल्समैन औसत दर्जे के हैं। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन गिर रहा है। कर्मचारी असंतुष्ट हैं। मैनेजमेंट ईमानदार नहीं लगता क्योंकि वे छोटी छोटी बातों को भी छुपाते हैं। लेकिन फिशर के सवाल सिर्फ नंबरों के बारे में नहीं है, वे क्वालिटी के बारे में हैं। जैसे सवाल नंबर 10, क्या कंपनी की लेबर रिलेशंस अच्छी है? क्या कर्मचारी खुश हैं? राजू एक तरीका अपनाता है। वह लिंक्डइन पर जाता है और टेक्नोवेशन में काम कर चुके कुछ पूर्व कर्मचारियों को ढूंढता है। उनसे बात करता है। उनमें से ज्यादातर कहते हैं वहां का माहौल जहरीला था, प्रमोशन पक्षपात से होते थे, लोग जल्दी छोड़कर भाग जाते थे। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। फिशर कहते हैं एक कंपनी जो अपने कर्मचारियों का सम्मान नहीं करती वह लंबे समय तक नहीं चल सकती। सवाल नंबर 11, क्या मैनेजमेंट की गहराई है? क्या सीनियर लोग युवा टैलेंट को आगे बढ़ने का मौका देते हैं? राजू पाता है कि टेक्नोवेशन में सारे बड़े फैसले सिर्फ AMD और उनके 2 रिश्तेदार लेते हैं। कोई युवा मैनेजर नहीं है। यानी अगर AMD कल बीमार पड़ जाए तो कंपनी डगमगा जाएगी। ये कमजोर मैनेजमेंट की निशानी है। ऐसे ही राजू 15 में से 12 सवालों में टेक्नोवेशन को फेल पाता है। उसका मन लालच से भरा था, लेकिन अब उसे स्पष्ट दिख रहा है ये कंपनी एक अनकॉमन कंपनी नहीं है। ये एक औसत दर्जे की कंपनी है जिसके शेयर सस्ते हैं तो सस्ते ही रहेंगे, शायद और सस्ते हो जाए। राजू का दिल टूटता है? नहीं, बल्कि उसे एक ताकत मिलती है। अब वह जानता है कि उसे क्या नहीं खरीदना है। फिशर इसे ही नकारात्मक ज्ञान का महत्व बताते हैं। कभी कभी यह जान लेना कि क्या न करें, यह जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या करें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजू अब एक दूसरी कंपनी के बारे में सुनता है, मेडिक्योर सिस्टम्स। ये एक छोटी सी कंपनी है जो हॉस्पिटल्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। इसके शेयर भी सस्ते नहीं हैं, लेकिन राजू फिर से फिशर के सवालों से इसकी जांच करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजू अब एक दूसरी कंपनी के बारे में सुनता है, मेडिक्योर सिस्टम्स। ये एक छोटी सी कंपनी है जो हॉस्पिटल्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। इसके शेयर भी सस्ते नहीं हैं, लेकिन राजू फिर से फिशर के सवालों से इसकी जांच करता है। पहला सवाल, सेल्स ग्रोथ। पता चलता है उनका एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन उसकी मार्केट में बहुत गुंजाइश है। भारत में हजारों छोटे हॉस्पिटल हैं जिन्हें अभी भी कागजों में काम चलाना पड़ता है। सेल्स पिछले 3 साल में हर साल 30% बढ़ी है। पास। दूसरा सवाल, मैनेजमेंट की प्रतिबद्धता। राजू कंपनी के फाउंडर का एक इंटरव्यू देखता है। वह आदमी एक डॉक्टर है जिसने खुद हॉस्पिटल में काम करते हुए इस समस्या को महसूस किया था।
उसके चेहरे पर अपने प्रोडक्ट के लिए एक जुनून है। वह कहता है, हम इसी प्रोडक्ट को दुनिया का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाएंगे। पास। सवाल नंबर 10, लेबर रिलेशंस। राजू फिर से अपना तरीका अपनाता है। वह लिंक्डइन पर मेडिक्योर के कुछ कर्मचारियों से जुड़ता है, धीरे धीरे बातचीत करता है। उनमें से एक कहता है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, हमें नई चीजें सीखने का मौका मिलता है, बॉस हमारी सुनता है। पास। राजू पाता है कि मेडिक्योर R&D पर अच्छा खर्च करती है, उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं। सेल्स टीम छोटी है लेकिन बहुत कुशल। मैनेजमेंट ईमानदार लगता है, वे हर अच्छी और बुरी खबर को शेयर धारकों के सामने खुलकर रखते हैं। 15 में से 12 सवालों में मेडिक्योर पास हो जाती है। राजू समझ जाता है, ये वह अनकॉमन कंपनी है जिसकी तलाश फिशर करवा रहे थे। ये छोटी है, महंगी नहीं है, लेकिन इसकी नींव मजबूत है। इसके पास पढ़ने की क्षमता है। तो फिशर का पहला बड़ा सबक यही है, इन्वेस्टमेंट एक क्वालिटी कंट्रोल की प्रक्रिया है। स्टॉक नहीं चुनते, कंपनियां चुनते हैं। और एक श्रेष्ठ कंपनी चुनने के लिए तुम्हें एक जासूस की तरह, एक डॉक्टर की तरह उसकी गहन जांच करनी होगी। फिशर के 15 सवाल तुम्हारे लिए वह मैग्नीफाइंग ग्लास हैं। अब दूसरा बड़ा सिद्धांत। फिशर देखते हैं कि ज्यादातर लोग अपना पैसा बहुत सारे शेयरों में बांट देते हैं, 20 शेयर, 30 शेयर, 50 शेयर। उन्हें लगता है कि इससे रिस्क कम हो जाएगा। फिशर इसे स्कटर गन अप्रोच कहते हैं, जैसे कोई बंदूक से गोली चलाए और आशा करे कि कोई न कोई निशाने पर लग ही जाएगी। फिशर कहते हैं, यह गलत है। अगर तुम्हारे पास 20 शेयर हैं तो तुम उनमें से किसी एक पर भी पूरी तरह फोकस नहीं कर पाओगे। तुम उसकी खबर नहीं रख पाओगे। तुम नहीं जान पाओगे कि वह कंपनी अच्छा कर रही है या बुरा। तुम सिर्फ शेयर की कीमत देखोगे और जब कीमत गिरेगी तो डर कर बेच दोगे। फिशर का सुझाव है कंसंट्रेशन, यानी अपना पोर्टफोलियो कम शेयरों में केंद्रित रखो। सिर्फ उन्हीं कंपनियों में निवेश करो जिन्हें तुम बिल्कुल अच्छी तरह समझते हो, जिनके बारे में तुम इतना जानते हो कि अगर बाजार बंद हो जाए और 5 साल के लिए खुलने का कोई रास्ता ना हो, तब भी तुम आराम से सो सको, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी कंपनियां अच्छा कर रही होंगी। वे कहते हैं, एक इन्वेस्टर के पास 3 तरह के बैग होने चाहिए। पहला बैग कोर होल्डिंग्स, यानी वे 3 से 4 या 5 से 7 श्रेष्ठ कंपनियां जिनमें तुम्हारा ज्यादातर पैसा लगा है। तुमने उनकी पूरी जांच की है, तुम उन पर भरोसा करते हो, तुम उन्हें बहुत लंबे समय के लिए, सालों के लिए पकड़ कर रखोगे, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। यह तुम्हारा मुख्य बगीचा है। दूसरा बैग स्मॉलर होल्डिंग्स, यानी वे 2 से 3 कंपनियां जो होनहार लगती हैं, लेकिन तुम उनके बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो। तुम उनमें थोड़ा पैसा लगाते हो और उन पर नजर रखते हो। अगर वे तुम्हारी उम्मीदों पर खरी उतरती हैं तो तुम उन्हें पहले बैग में शामिल कर सकते हो, अगर नहीं तो बेच सकते हो। तीसरा बैग एक्सपेरिमेंट, यानी वह बहुत ही छोटी रकम जिससे तुम नई कंपनियों, नए सेक्टर के बारे में सीखते हो। ये ट्यूशन फीस की तरह है। इसमें घाटा होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम्हें अनुभव मिलेगा। फिशर का संदेश स्पष्ट है, थोड़े में बहुत अच्छा जानो, बजाय इसके कि बहुत में थोड़ा थोड़ा जानो। तुम्हारा लक्ष्य 100 औसत कंपनियों के मालिक बनना नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य 4 से 5 श्रेष्ठ कंपनियों के मालिक बनना है और उन्हें इतनी अच्छी तरह जानना है जैसे तुम अपने बच्चों को जानते हो। तो राजू ने अपनी अनकॉमन कंपनी ढूंढ ली, मेडिक्योर सिस्टम्स। उसने फिशर के 15 सवालों से उसे परखा। उसने अपने पोर्टफोलियो को केंद्रित रखने का फैसला किया। उसने मेडिक्योर में अपनी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा लगा दिया और फिर कुछ नहीं हुआ। कुछ महीने बीत गए। शेयर की कीमत वही की वही ठहरी हुई थी। उसके आसपास के दोस्त जो ट्रेडिंग कर रहे थे, उन्होंने कुछ दिनों में ही 10 से 20% का मुनाफा कमा लिया था। वे राजू को चढ़ाते, अरे यार, तूने तो एक मरे हुए शेयर में पैसा फंसा रखा है, देख हमने कैसे जल्दी पैसा बनाया। राजू का मन डगमगाया, शक हुआ, कहीं मैंने गलत कंपनी तो नहीं चुन ली? शायद फिशर का तरीका पुराना हो गया है,
आजकल तो ट्रेडिंग ही चलती है। यही वह पल है जहां 95% इन्वेस्टर गलती करते हैं। वे श्रेष्ठ कंपनी को छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि उसका शेयर प्राइस अभी नहीं बढ़ रहा। वे उस पेड़ को उखाड़ देते हैं क्योंकि वह 1 साल में फल नहीं दे रहा, और दूसरे के लगाए फूल तोड़ने भाग जाते हैं। फिलिप फिशर इस पल के लिए ही तो लिख रहे थे। वे कहते हैं, शेयर बाजार एक वोटिंग मशीन है छोटे समय में, और एक वेइंग मशीन है लंबे समय में। समझो इसका मतलब। छोटे समय में कुछ दिन कुछ महीने शेयर की कीमत लोगों की भावनाओं, अफवाहों, उन्माद और डर से तय होती है। ये एक लोकप्रियता प्रतियोगिता है। जो आज ट्रेंड में है उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसे वोटिंग कहते हैं। लेकिन लंबे समय में, सालों में, शेयर की कीमत उस कंपनी के असली मूल्य से तय होती है, उसके प्रॉफिट, उसकी ग्रोथ, उसकी ताकत से। ये एक तराजू है जो कंपनी का वजन तोलता है। इसे वेइंग कहते हैं। राजू के दोस्त वोटिंग मशीन में जीत रहे थे, लेकिन फिशर कहते हैं कोई भी व्यक्ति लगातार वोटिंग मशीन को भविष्यवाणी करके नहीं हरा सकता। एक दिन उसकी किस्मत पलट जाएगी। जबकि वेइंग मशीनों, अगर तुमने एक अच्छी भारी वजनदार कंपनी चुन ली है तो समय के तराजू पर उसका वजन जरूर निखरेगा, धीरे धीरे लेकिन पक्का। राजू ने फिशर की बात याद की। उसने अपना धैर्य नहीं खोया। वह मेडिक्योर की खबर रखता रहा। वह हर तिमाही के नतीजे देखता। कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही थी। नए हॉस्पिटल क्लाइंट जुड़ रहे थे। प्रॉफिट मार्जिन सुधर रहा था, यानी कंपनी का वजन बढ़ रहा था। बस शेयर मार्केट अभी इस वजन को वोट नहीं दे रहा था। और फिर 1.5 साल बाद कुछ हुआ। एक बड़े अखबार में स्वास्थ्य सेवाओं पर एक लेख छपा जिसमें मेडिक्योर सिस्टम्स का जिक्र था, एक छिपे हुए रत्न के तौर पर। एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म ने उस पर एक खरीदें की रिपोर्ट जारी की, और फिर वोटिंग मशीन ने काम करना शुरू कर दिया। लोगों ने वोट देना शुरू किया। शेयर की कीमत चढ़नी शुरू हुई, धीरे धीरे नहीं, तेजी से। कुछ ही हफ्तों में राजू का निवेश 80% बढ़ चुका था। उसके दोस्त जो ट्रेडिंग में कभी मुनाफा कमाते कभी घाटा खाते, उनका औसत शायद 20% ही था, और वे हैरान थे। उन्होंने पूछा, तुझे कैसे पता चला? तुझे अंदर की जानकारी थी क्या? राजू मुस्कुराया। उसे कोई अंदर की जानकारी नहीं थी। उसे सिर्फ फिशर का सिद्धांत पता था। अच्छी कंपनी का वजन एक दिन जरूर तौला जाएगा। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तब तक उसे थामे रहो जब तक दुनिया उसकी कीमत नहीं पहचान लेती। यही है फिशर का तीसरा बड़ा सबक। टाइम इज द फ्रेंड ऑफ द गुड कंपनी एंड द एनिमी ऑफ द मीडियोकर। समय अच्छी कंपनी का दोस्त है और औसत कंपनी का दुश्मन। एक औसत कंपनी के गलत फैसले, कमजोरियां समय के साथ उजागर हो जाती हैं और वह टूट जाती है। एक श्रेष्ठ कंपनी के अच्छे फैसले, उसकी मजबूती समय के साथ और चमकती है और वह फलती फूलती है। अब एक बहुत मुश्किल सवाल, जिसने भी शेयर खरीदा है उसके मन में यह सवाल जरूर आता है, कब बेचूं? फिशर इस सवाल का जवाब बहुत ही चौंकाने वाले तरीके से देते हैं। वे कहते हैं, अगर तुमने सही कंपनी चुनी है तो बेचने की जरूरत ही क्या है? है ना हैरान करने वाली बात? हम सब सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मकसद है खरीदो, कीमत बढ़ने दो, फिर बेचकर मुनाफा कमाओ। लेकिन फिशर कहते हैं, नहीं, असल मुनाफा तो तब है जब तुम एक श्रेष्ठ कंपनी का हिस्सा बने रहो और उसके बढ़ते व्यवसाय से होने वाले मुनाफे में हिस्सेदार बने रहो, साल दर साल, दशक दर दशक। वे बताते हैं कि शेयर बेचने के सिर्फ 3 ही कारण होने चाहिए। पहला कारण, तुमने शुरू में ही गलती कर दी। तुम्हारी रिसर्च गलत निकली। कंपनी वैसी नहीं है जैसा तुमने सोचा था। उसका चरित्र खराब है या उसकी ग्रोथ की क्षमता खत्म हो गई है, तो बेच दो। ये एक गलती को स्वीकार करना है। दूसरा कारण, कंपनी बदल गई है। वह वो कंपनी नहीं रही जिसमें तुमने पैसा लगाया था। शायद उसने अपने मूल सिद्धांत छोड़ दिए, या उसका मैनेजमेंट बदल गया और नया मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो बेच दो। तीसरा कारण, तुम्हें एक और कहीं ज्यादा शानदार मौका मिल गया है। लेकिन यहां सावधान, फिशर कहते हैं यह बहुत ही दुर्लभ स्थिति है। ज्यादातर लोग दूसरा मौका देखकर अपना पहला अच्छा शेयर बेच देते हैं और फिर पता चलता है कि दूसरा मौका तो भ्रम था।
इसलिए इस कारण से बहुत सोच समझ कर बेचो। कीमत बहुत बढ़ गई है इसलिए बेच दें, यह फिशर की लिस्ट में नहीं है। वे कहते हैं अगर कंपनी अभी भी शानदार है और आगे बढ़ने की उसमें उतनी ही क्षमता है तो उसे क्यों बेचना। क्या तुम अपना सबसे अच्छा दोस्त इसलिए छोड़ दोगे क्योंकि वह पहले से ज्यादा सफल हो गया है? इसे समझने के लिए एक और छोटी कहानी। मान लो 1980 में तुमने इन्फोसिस का शेयर खरीदा था जब वह एक छोटी सी कंपनी थी। 1990 तक उसकी कीमत 100 गुना बढ़ चुकी थी। फिशर के हिसाब से क्या तुम्हें बेच देना चाहिए था? जवाब है नहीं, क्योंकि कंपनी अभी भी शानदार थी। उसकी ग्रोथ की क्षमता अभी भी बहुत ज्यादा थी और आगे के 20 सालों में उसकी कीमत में और सैकड़ों गुना का इजाफा हुआ। जो लोग प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में बीच में ही उतर गए, वे इस विशालकाय रिटर्न से चूक गए। तो चौथा बड़ा सबक, बेचने का फैसला खरीदने के फैसले जितना ही गंभीरता से लो। जल्दबाजी में कभी न बेचो और याद रखो सबसे बड़ा मुनाफा अक्सर उन शेयरों में होता है जिन्हें तुम कभी बेचते ही नहीं। अब सबसे नाजुक मुद्दा, फिशर की इस पूरी फिलॉसफी की नींव क्या है? यह गहन शोध और धैर्य तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है दृष्टिकोण। फिशर कहते हैं एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए तुम्हें 3 चीजों की जरूरत है। 1, सही दृष्टिकोण दो, सही तरीका। 3, और सही कंपनियां, और इनमें सबसे पहले आता है सही दृष्टिकोण। तुम शेयर बाजार को कैसे देखते हो? एक जुआघर के रूप में या एक ऐसी जगह के रूप में जहां तुम देश के सबसे अच्छे व्यवसायों के साथी बन सकते हो? सही दृष्टिकोण ये है कि तुम बिजनेस ओनर बनो। जब तुम कोई शेयर खरीदते हो तो खुद से कहो मैं अब इस कंपनी का मालिक हूं। फिर तुम्हारे सारे फैसले बदल जाएंगे। एक मालिक की तरह तुम कंपनी की लंबी अवधि की सेहत की परवाह करोगे। तुम उसकी ताकत और कमजोरियों को जानना चाहोगे। तुम उसके प्रतिद्वंद्वियों से डरोगे नहीं, बल्कि उनसे सीखोगे। तुम हर तिमाही के नतीजे को एक स्वास्थ्य रिपोर्ट की तरह देखोगे, न कि स्कोर कार्ड की तरह। गलत दृष्टिकोण यह है कि तुम शेयर की कीमत का सट्टेबाज बनो, जो सिर्फ ये सोचता है कि अगले हफ्ते यह शेयर कितना ऊपर या नीचे जाएगा। यह व्यक्ति कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानता, वह सिर्फ भीड़ का अनुसरण करता है। और फिशर कहते हैं भीड़ हमेशा गलत होती है। तो आखिरी और सबसे गहरा सबक, इन्वेस्टमेंट एक चरित्र की परीक्षा है। इसमें तुम्हारे लालच, तुम्हारे डर, तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा होती है। बाजार तुम्हें हर दिन ललचाएगा, डराएगा, भ्रमित करेगा। तुम्हें शोर में से संगीत सुनना आना चाहिए, तुम्हें अकेले चलने का साहस होना चाहिए। तो दोस्त, आज से तुम क्या करोगे? क्या तुम अखबार के टिप्स, टीवी के एक्सपर्ट्स, व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स के पीछे भागोगे, या फिर एक दिन के लिए सब कुछ रोकोगे, शांत होगे और एक कंपनी चुनोगे? बस एक, वह कंपनी जिसका प्रोडक्ट तुम इस्तेमाल करते हो या जिसके बारे में तुम्हारे पास कोई जानकारी है। और फिर फिशर के उन 15 सवालों को लोगे। उन सवालों को गूगल कर लेना, एक डायरी में लिख लेना, और फिर एक जासूस की तरह उस कंपनी की खोजबीन शुरू कर देना। उसकी वेबसाइट देखना, उसके मैनेजमेंट के इंटरव्यू सुनना। अगर हो सके तो उस कंपनी में काम करने वाले किसी व्यक्ति से बात करना, उसके प्रतिद्वंद्वी के बारे में पढ़ना। यह काम एक दिन का नहीं है, हफ्तों लग सकते हैं, लेकिन जब तुम ये कर लोगे तो एक अद्भुत चीज होगी। तुम्हारा डर गायब हो जाएगा, क्योंकि तुम जानोगे कि तुमने जो खरीदा है वह क्या है। तुम अनुमान नहीं लगा रहे होगे, तुम जान रहे होंगे। और फिर तुम बस थामे रहोगे। बाजार के उतार चढ़ाव में मत उलझना, कंपनी की सेहत देखना साल दर साल। याद रखना, दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफे फिलिप फिशर को अपने गुरुओं में से एक मानते हैं। बफे का मशहूर कथन है, मेरा पसंदीदा होल्डिंग पीरियड है हमेशा के लिए। यह विचार सीधे फिशर से आता है। तो आज, अभी, इस वक्त में तुम एक विकल्प चुन सकते हो, फूल तोड़ने वाली भीड़ का हिस्सा बनने का, या फिर एक पेड़ लगाने वाले बागवान बनने का। आज जो बीज तुम बोओगे वह शायद अभी बहुत छोटा लगे। लोग शायद उसे देखकर कहें इससे क्या होगा,
लेकिन तुम्हें पता होगा उसकी जड़ें धीरे धीरे जमीन के अंदर गहरी हो रही हैं, उसकी शाखाएं मजबूत बन रही हैं। समय लगेगा, लेकिन एक दिन वही छोटा सा पौधा एक बड़ा पेड़ बनेगा, इतना बड़ा कि आने वाली पीढ़ियां भी उसकी छांव में बैठेंगी और तुम्हारी दूरदर्शिता को सलाम करेंगी। यही असली सफर है कॉमन स्टॉक से अनकॉमन प्रॉफिट्स तक पहुंचने का। ये कोई जादू या हिडन ट्रिक नहीं है, ये है एक सही सोच, एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच और लंबी नजर से लिया गया फैसला। तो शुरुआत करो। पूरी दुनिया को समझने की जरूरत नहीं है, बस एक अच्छी कंपनी से शुरू करो और खुद से वो 15 सही सवाल पूछो, क्योंकि बड़ी दौलत अक्सर एक छोटे लेकिन समझदार फैसले से शुरू होती है। अगर आपको ऐसे ही पावरफुल बुक आइडियाज और इन्वेस्टिंग इनसाइट्स पसंद आते हैं तो यूट्यूब चैनल बुक स्मेल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए क्या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की इस जर्नी को शुरू करने के लिए तैयार हैं।